आप सबको महर नूर नावल्स चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो तो माजरत हूँ ही शुक्रिया। नावल वो मासूम सी। मुसन्निफ़ा महर नूर। किस्त नंबर 3। वो उसे साथ लिए कमरे में आया। हुरिया का जिस्म हल्का हल्का कांपा शुरू हो गया। इसे शहरियर से डर लग रहा था। शहरियर ने महसूस किया तो नरमी इसका हाथ छोड़कर इसके सामने खड़ा हुआ। किया हवा बेवी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मोहब्बत भरे अंदाज में सवाल पूछा। हुरिया ने नफी में सर हिलाया, मगर इसके चेहरे पर डर और खौफ के असरात थे। इसकी आंखों में वो अपने लिए डर देख सकता था। रलीकस बीवी, आप मुझसे डरे मत। मैं आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। नरमी से उसे कंधे से पकड़कर शहरीर ने थोड़ा सा अपने करीब किया। आहिस्ता आहिस्ता हुरिया का डर खत्म हो गया। आप रेस्ट करें, मैं नीचे स्टडी रूम में दादा जान से बात करके आता हूँ। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ। आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली देते हुए नरमी से हुरिया के कंधे से हाथ हटाया और पीछे होता वो कमरे से बाहर निकल गया। हुरिया खाली दिमाग के साथ बेड पर बैठ गई। वो स्टडी रूम में दाखिल हुआ तो दादा जान किसी किताब का मुताला कर रहे थे। वो संजीदगी से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। आपको शायद कोई बात करनी थी मुझसे। दादा जान ने जब कोई नोटिस ना लिया तो शहरीर ने उनको याद दिलाया। इन्होंने किताब को बंद किया और अब शहरीर से मुखातिब हुए। शाहिद तुम भूल रहे हो, वो लड़की बनी में आई है और तुम उसे बीवी बनाकर बैठ गए हो। उनके लहजे में दबा दबा गुस्सा था। मैंने इसे बीवी बनाया है या आपने अपनी रज़ा और खुशी से निकाह करवाया था? शहरीर का जवाब दो बदू आया। हम तो उस वक्त सिर्फ तुम ही मौजूद थे। अगर वलीद होता तो मैं इससे। बस दादा जान। उनकी बात का मतलब समझते शहरीर के जिस्म में आग का अलाव जल उठा था। वो उनकी बात दरमियान में ही काट गया। ये सोच ही सोहान रूह थी कि वो इसके अलावा अगर किसी और की हो जाती तो बेशक कोई दूसरा शहरीर का अपना सगा भाई ही क्यों ना होता। शहरीर को अपना दम घटता हो महसूस हुआ। वो मेरी बीवी है और ख़बरदार आपने इसका नाम किसी दूसरे मर्द के साथ जोड़ा। इसके लहजे में अब गुस्सा था। दादा जान ने बेयकीनी से उसका ये रवैया देखा। एक ही रात इसके साथ गुजारकर ये हाल हो गया तुम्हारा। तुम तो बदतमीज हो गए हो। उनकी इतनी बेहुदा बात पर शहरीर ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया था। मैं आपको भी ये हक नहीं दूंगा कि मेरी बीवी के बारे में कोई ऐसी बात करें। वो दरिश्ती से चीखा था। और सरदार साहब हैरान हो रहे थे। वो तो ये निकाह ही नहीं करना चाहता था, फिर अब इस लड़की की इतनी हिमायत क्यों कर रहा था? तुम तो किसी और से मोहब्बत के दावे कर रहे थे, ये निकाह भी नहीं करना चाहते थे। तो फिर अब क्यों इस लड़की के गिन गा रहे हो? निहायत चबता हुआ लहजा था। वो तब की बात थी। अब मैं इस निकाह को दिलो जान से कबूल कर चुका हूँ। पुरसुकून जवाब देते उसने अपने दादा का सुकून गारत किया। अच्छा ठीक है, तुम्हें सोनिया से शादी नहीं करनी मत करो। तुम जिसे पसंद करते हो इसके बारे में बताओ ताकि हम रिश्ता लेकर जाएं। और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दें। और इस वनी को इसकी औकात में रखो। याद रखना, हमारे ख़ानदान में ना ही किसी वनी को बहू का दर्जा मिलता है, ना ही वो हमारी नस्ल को जन्म देती है। उनका लहजा हुरिया के लिए नफरत से भरा हो था। शहरीर को दोबारा गुस्सा आ रहा था। मैं जिससे मोहब्बत करता था वो अब किसी की बीवी बन चुकी है। इसने कंधे आ चुका कर इन्हें बताया। दादा जान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओह बहुत दिख हुआ। उनके ख्याल से सोनिया का रास्ता साफ हो गया था। मगर शहरीर के चेहरे पर भी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो कुर्सी से उठा, दोनों हाथ टेबल पर रखकर दादा की तरफ कुछ झुका। ये नहीं जानना चाहेंगे कि वो किसकी बीवी बनी? इसने सवालिया आबरू चुकाई। दादा जान ने हैरानी से उसका ये अंदाज देखा।
चलो मैं ही बता देता हूँ। किस्मत बहुत खूबसूरत खेल खेलती है। कल तक मैं जिससे मोहब्बत करता था, अल्लाह पाक की रज़ा से वही लड़की मेरे निकाह में आई है। वो जो कमरे में मौजूद लड़की जिसे आप सब वनी वनी कह रहे वही मेरी मोहब्बत है। मैं ये निकाह नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि आप मेरा निकाह जिससे करवा रहे हैं वो कौन है। मगर उसे देखने के बाद कुछ देर के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि किया किस्मत ऐसे भी मेहरबान होती है। कल तक कोई मुझसे पूछता तो मैं कहता हुरिया मेरी मोहब्बत है। मगर अब 24 घंटों के बाद मैं ये कहूँगा कि हुरिया शहरियर सुल्तान का इश्क बन चुकी है। और अगर आपने मेरी बीवी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे अपने मुकाबिल पाएंगे। जल्दी से अपना जहन बना लें क्योंकि बहुत जल्द मैं वलीमा करवाना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात आपके इस मरे हुए पोता की, तो अगर जीशान साहब की जगह उस वक्त वहाँ मैं होता तो हुरिया की इज्जत पर हाथ डालने वाले तो मैं सिर्फ एक पत्थर से नहीं मारता, उसके जिस्म के इतने टुकड़े करता कि आप कभी गिन ना पाते। एक एक लफ्ज़ धन पीस कर अदा करते वो वहाँ रुका नहीं, सटदी रूम से बाहर निकल गया। पीछे सरदार साहब के चेहरे का सारा खून बचड़ गया। इन्हीं जैसे यकीन ना हुआ शहरियर एक साथ इन्हीं कितने सारे सच बताकर चला गया। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर कमरे में जा रहा था जब इसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। इसने अपना मोबाइल जेब से निकाला तो उसके भाई वलीद का फ़ोन आ रहा था। शहरियर मुस्कुरा भी ना सका। दादा की बात अब तक कानों में गूंज रही थी। अगर इस दिन वलीद गांव में होता तो क्या वो इसका निकाह हुरिया से करवा देते। ये सोच आते ही किसी ने शहरियर की सांस रोक दी थी। वो खौफजदा होता नफ़ीमी सर हिला कर रह गया। सारे बुरे ख्याल जहन से झटक कर मोबाइल कान से लगाया। भाई कहाँ गायब हो यार, आपको पता है ना मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए आप जानबूझकर मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाते ना। वो तो नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था। हौसला रखो वलीद, इसने संजीदगी से उसे डांटा। वो कुछ चौंका। किया हवा भाई आप ठीक तो हैं ना? मैंने हॉस्पिटल कॉल की थी तो पता चला आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताएं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप जानते हैं ना वलीद सुल्तान की जान सिर्फ आप ही। वो धीमे धीमे गुस्से से चलाया। शहरियर के चेहरे पर आसूदा सी मुस्कान आई थी। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो असल में हुआ ये है कि इसके बाद शहरियर ने उसे अपने निकाह के बारे में बता दिया कि कैसे और कब हुआ। वलीद पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। किया मतलब दादा ने आपका निकाह किसी से ऐसे ही करवा दिया? ये हो क्या रहा है? इसके लहजे में बहुत गुस्सा था। तमीज़ से वलीद, शहरियर ने उसे टोका। वो कुछ संभला। वैसे आपके तो मज़े हैं, उसी लिए मैं भी कहूँ कि मुझे कैसे भूल गए। इस वनी की वजह से आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इस बात पर तो शहरियर का दिमाग भग से उड़ा। तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, उन सब की तरह तुम भी वनी की गर्दान करनी शुरू कर दो। बीवी है वो मेरी। शहरियर के लहजे में गुस्सा महसूस करते वलीद को बेइख्तियार एहसास हुआ। इसे अपना गुस्सा काबू करना चाहिए था। मेरा वो मतलब नहीं था भाई। मगर शहरियर ने गुस्से से फ़ोन रख दिया और वो हैरत से फ़ोन को देखता रह गया। इसके भाई ने उसकी बात सुने बगैर कॉल काट दी। इसे इतना गुस्सा आया कि हद नहीं। इसने गुस्से से अपना मोबाइल उठाकर दीवार में दे मारा। कौन है ये वनी जिसकी वजह से भाई मुझसे नाराज़ हो गए? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे और भाई के दरमियान आना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वो गुस्से से चीखा। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। किया हवा वली अब क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? वो नोमान था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पहली बार किसी लड़की की वजह से भाई ने मुझसे गुस्से से बात की है। कौन है वो वनी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
वो गुस्से से वहीं चक्कर काटने लगा। नोमान को समझ ना आई इस साइको का क्या करे। उसने बहुत मुश्किल से उसे हुरिया से दूर किया था और अब एक नई लड़की और एक नया मसला। मगर कौन जाने के हर धागा हुरिया से जाकर मिलता था। वो कमरे में आया तो देखा हुरिया सुकड़ी समटी बेड पर बैठी थी। शहरियर का सारा गुस्सा कहीं झाग की तरफ बैठ गया। वो इसके पास बेड पर बैठा। कहीं बाहर चली बीवी? उसने मुस्कुरा कर पूछा। हुरिया की आंखें चमकी। वो इसके कुछ नजदीक हुई। मुझे बाबा से मिलना है प्लीज दोस्त, मुझे बाबा से मिलवा दें। इसके लहजे में नमी घुल गई। ओके तो फिर हम पहले शॉपिंग करने चलेंगे, फिर लंच करने के बाद मैं आपको आपके बाबा से मिलवाना ले चलूंगा बीवी। हुरिया के चेहरे पर खुशी नमूदार हुई। इसने जोर व शोर से इस बात में सर हिलाया। कुछ मिनट बाद वो शहरियर के साथ चलती हवेली के हाल से बाहर निकली। शहरियर ने इसका हाथ पकड़ रखा था। फिर अपनी ब्लैक एसओवेज तकाकर उसने फ्रंट दूर खोलकर हुरिया को बैठने का इशारा किया। वो कुछ हिचकिचाता हुए बैठ गई। शहरियर ने इसकी सीट बेल्ट लगाई और दरवाज़ा बंद करता दूसरी जानिब आया। ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी हवेली के गेट को अबूर कर गई। अपनी खड़ी से ये मंजर देखती सोनिया की आंखों में मिर्चीं चुभ गई थीं। वो इसे लेकर गांव के पास ही शहर की सरहद पर मौजूद शॉपिंग मॉल आया था। इसे बहुत सारी शॉपिंग करवाई। वो तो मना करती रही मगर शहरियर को तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी, इसलिए सब ले रहा था। खाना खाने के बाद वो तकरीबा 3 बजे गांव की हुदूद में दाखिल हुए। वो इसे लेकर सीधा जीशान साहब के घर आया। हुरिया बेताबी से गेट नॉक करने लगी। उसे अपने बाबा से मिलने की बहुत खुशी हो रही थी। कुछ मिनट बाद बुआ ने गेट खोला और बेयकीनी से हुरिया को अपने सामने खड़ा देखा। कितने ही पल वो बेयकीनी से उसे देखती रह गईं। बुआ, बाबा कहाँ हैं? इसके लहजे में कितनी बेकरारी थी बुआ साफ महसूस कर सकती थीं। वो एक लंबी सांस लेकर साइड पर हो गईं। हुरिया तो भागती हुई अंदर दाखिल हुई। इन्होंने शहरियर को भी अंदर आने का कहा तो वो भी अंदर दाखिल हुआ। वो सारे घर में अपने बाप को आवाज़ें दे रही थी मगर घर खाली था। वो वापस सहन में आई। बुआ, बाबा कहाँ हैं? अब इसे डर लग रहा था। अपने बाप को जब तक देख ना लेती सुकून नहीं आना था। बुआ ने उसे दोनों कंधों से पकड़ा। हुरिया बेटा, 4 दिन पहले इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो चले गए। डॉक्टर नहीं बचा पाए। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। शहरियर को अपने सर पर आसमान फटता महसूस हुआ। वो सावन पहले बचपन में पहुंच गया, जब उसी तरह एक हादसे में उसका बाप और चाचा दोनों का इंतकाल हो गया था। हुरिया ने खाली खाली निगाहों से इन्हें देखा। क्या मजाक कर रही हैं? आपको पता है ना मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। आप झूठ बोल रही हैं ना बुआ। वो मुस्कुरा कर नफीमी सर हिलाती पीछे हुई। बाबा, बाबा, देखी मैं आई हूँ। वो दोबारा उनको आवाज़ लगाने लगी। शहरियर इसके पास आया। वो नहीं ही बीवी। नरमी से शहरहार ने इसके हाथ पकड़े। हुरिया ने लम्हों में अपने हाथ उसके हाथों से आज़ाद करवाए। आप भी मजाक कर रहे हैं ना? प्लीज़ ऐसा मत कहीं, मेरा दिल बंद हो रहा है। आंसू से भरी आंखों के साथ उसने नफी में सर हिलाया। मगर बुआ का रोना उसे यकीन दिला गया कि वो यतीम हो चुकी है। वो पूरे कद से ज़मीन बोस हुई। इसके हाथ में मौजूद अपने बाप का फेवरेट परफ्यूम ज़मीन बोस होता चिकना चोर हो गया। कितनी खुशी से वो उनके लिए तोहफा लाई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बाबा की जान बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, फिर बाबा कैसे मुझे छोड़कर जी सकते हैं? वो गुस्से से चीखी। शहरियर इसके पास घुटनों के बल बैठा और नरमी से उसे कंधे से पकड़े अपने साथ लगाया। और हुरिया की हिम्मत बर्दाश्त सब खत्म हुई। वो फूट फूट कर रोने लगी। इसे कोई होश नहीं थी। बाबा,
प्लीज़ वापस आ जाएं। आपने तो कहा था आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर कैसे आपने वादा तोड़ दिया? वो शहरियर के सीने से लगी कमली हो रही थी। आंखें सुर्ख हो गईं। वो कितनी बदनसीब थी जो अपने बाप का आखिरी बार चेहरा भी ना देख पाई। बुआ शिकस्ता दिल लिए वहीं चारपाई पर बैठ गईं। हुरिया के रोने की आवाज़ इतनी थी कि आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे होने लगे। मारिया भागती हुई अंदर आई। हुरिया, इसकी अपनी आंखें नम थीं। हुरिया ने अपनी भीगी आंखों से उसे देखा, और शहरियर से अलग होती वो इसके सीने से लगी रोने लगी। मारिया, मेरे बाबा चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? प्लीज़ इन्हें कहो वापस आ जाएं, मेरा दम घट रहा है। इसके अल्फाज वहां मौजूद तमाम औरतों के कलीजे को आ रहे थे। सबकी आंखें नम होने लगीं, और वो रो रो कर अपने अंदर की तकलीफ बाहर निकालने लगी। वो चीख चीख कर अपना दिख सबको सुनाना चाहती थी, मगर गले से आवाज़ अब निकल ना सकी। वो तो अपने बाप को बताने के लिए आई थी कि वो कितनी खुश है और शहरीर इसका कितना ख्याल रखता है, मगर इतनी नौबत ही कहाँ आई। 2 दिन तक वो बुआ के साथ वहीं इसी घर में रही। शहरीर इसे रोते हुए कहीं देख सकता था, इसलिए खामोशी से वहां से चला आया। मगर हवेली आने के बाद भी उसे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। इसे हवेली एक खंडर मालूम हो रही थी, जहां सिर्फ एक खोखली इमारत थी, ना कोई जी रूह ना कोई इंसान। मारिया और बुआ इसके पास थीं। वो खामोश होकर रह गई थी। आंसू भी सूख गए, अल्फाज भी ख़त्म हो गए। वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, बस अपने बाप की तस्वीर को पकड़कर कमरे में बंद रही। आज 2 दिन बाद शहरियर उसे देखने के लिए वापस उसी छोटे से मकान में आया था। वो जब से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी थी, इसके बिना तो एक पल भी शहरियर को सुकून नसीब होता ही नहीं था। बुआ और मारिया कमरे से बाहर ही थीं। वो आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सिंगल बेड पर सिकड़ी हुई बैठी थी, नजरें आसमान की तरफ थीं। हाथों में अपने बाप की तस्वीर थी। उदास, खाली और वीरान निगाहें थीं। शहरियर चलता हुआ इसके पास बेड पर बैठा। बीवी, नरमी से उसे पुकारा। उसकी आवाज़ से हुरिया की नज़रों से सांस टूटा। उसने खाली निगाहों के साथ शहरियर को देखा। ब्लैक करते शलवार में वो आज संजीदा था, इसलिए ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इसे देखकर हुरिया को फिर से बहुत सारा रोना आया। वो आगे बढ़ी और किसी बच्चे की तरह इसके सीने से लगती फूट फूट कर रो पड़ी। और शहरियर का दिल धड़कना बंद हो गया। इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। वो जानता था कि हुरिया होश में नहीं है, वरना उसके इतने करीब थी कि इसके दिल की धड़कन कानून में बजती सुनाई दे रही थी। शहरियर ने एक गहरी सांस लेकर खुद पर काबू पाया और इसकी पीठ थपथाने लगा। रो रो कर अपने अंदर का सारा गुबार बाहर निकालकर उसे कुछ सुकून हुआ। आपने खाना खाया? शहरियर के सवाल पर हुरिया ने नफीमी सर हिलाया। चलें बताएं क्या खाएंगी? वो मोहब्बत से सवाल पूछ रहा था। बिल्कुल वैसे जैसे एक वक्त में इसके बाबा इससे पूछा करते थे। वो कुछ भी कहने के काबिल ना रही। हलक से आवाज़ निकलने से इनकारी थी। चलें मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। नरमी से हुरिया को खुद से अलग किए वो उठा और बाहर निकल गया। हुरिया इसकी पुश्त को देखती रह गई। 2 दिन बाद उसे लग रहा था जैसे वो मुकम्मल हो गई है। इसके बिना कितना खालीपन महसूस हो रहा था। कुछ मिनट बाद वो वापस कमरे में आया, हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी। वो बेड पर उसके पास बैठा, फिर रोटी के छोटे छोटे नवाले बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। वो बस उसे देखती खाती गई। वो मुसलसल हुरिया की नज़रें खुद पर महसूस कर सकता था। चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई।
इसे खाना खिलाने के बाद शहरीर ने ट्रे साइड पर रखी। ये किया हुलिया बना रखा है, चलें जल्दी से कपड़े चेंज करें, अपने बाल बनाएं, फिर वापस चलें मेरे साथ। आपके बना वो हवेली मुझे काट खाने को दूर रही है बीवी। इसके लहजे में कुछ इल्तिजा थी। हुरिया की आंखें नम होने लगीं। अपने बाप के बाद वो इस शख्स को हरगिज़ भी खोना नहीं चाहती थी। हाँ, इसे मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, मगर ये शख्स जब जब उसके आसपास होता था उसे सुकून महसूस होता था। वो बेड से उठी, अलमारी खोलकर अपना सबसे अच्छा ड्रेस बाहर निकाला। ये वो कपड़े थे जो उसके बाप ने इसे बना कर दिए थे। वो पकड़े वॉशरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल गुंगी कर रही थी। शहरियर ने बेड पर पड़ी इसकी खानदानी चादर उठाई और इसके गिर्द ओढ़ी। वो बुआ और मारिया से मिलकर इसके साथ वापस हवेली आ गई। पता नहीं सोनिया अब कौन सी नई साजिश कर रही थी, मगर फ़िलहाल वो खामोश हो गई थी। हुरिया भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी थी, मगर वो अपने बाप को कभी भी भूल नहीं सकती थी। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस आ गया था, किसी का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए शहरियर आज हॉस्पिटल चला गया था। वो कमरे से बाहर निकली। शहरियर की गैर मौजूदगी में वो कमरे में ही बंद रहती थी। पानी का जग खाली हो गया था। इसे प्यास लगी थी, इसलिए जग पकड़ती वो किचन में आई। दोपहर का वक्त था, हवेली सुनसान थी। वो पानी का जग भरकर वापस पलटी जब इसके सामने सोनिया आकर खड़ी हुई। हुरिया के चेहरे पर खौफ के असरात नुमायां हुए। सोनिया के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। वो आगे बढ़ी और किचन का दरवाज़ा बंद किया। हुरिया को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। वो जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी, हुरिया खौफ से पीछे कदम ले रही थी। तुम्हें क्या लगा था मुझसे शहरियर को छीन लोगी, मेरी जगह हासिल कर लोगी? वो कमरा और इसका मकीन सिर्फ मेरा है। गुस्से से एक एक लफ्ज़ अदा करती वो चूल्हे तक आई, फिर चौल्हा जलाया। हुरिया के चेहरे पर डर बढ़ता जा रहा था। इसने जल्दी से जग शेल्फ पर रखा। सोनिया ने हाथ में चिमटा पकड़ा, फिर इसे जलते हुए चूल्हे पर रख दिया। हुरिया को क़यामत नज़दीक आती महसूस हुई। इसने फ़ौरा भागने की कोशिश की, मगर सोनिया उसकी तरफ पलटी और इसकी कलाई बहुत मज़बूती से पकड़ ली। भागने का तो सोचना भी मत, सरतरीन लहजे में कहते उसने हुरिया को खींचकर चूल्हे के पास किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हुरिया ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर सोनिया की पकड़ मजबूत थी। इसने वो गर्म लोहे का चिमटा उठाया और इसके दरमियान हुरिया की कलाई को रखकर इतने ज़ोर से दबाया कि हुरिया की चीखें निकल गईं। आह! इसकी कलाई दोनों तरफ से जल गई। हुरिया को लगा किसी ने उसकी रूह को जिस्म से जुदा कर दिया है। वो इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि हवेली के दरवाज़े दीवार हिल गए। शहरियर जो हवेली में दाखिल हो रहा था, हुरिया की चीखें सुनकर फ़ौरा किचन में भागा। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने ही वो अपनी कलाई को हिलाते हुए दर्द से तड़पती हुई रो रही थी। किसी ने शहरियर का दिल मुट्ठी में दबोचा। वो भागता हुआ इसके पास आया, बेयकीनी से इसकी कलाई देखी जिसकी जल्द तक जल गई थी और इस पर सुर्ख निशान बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर तक मांस के साथ गोश्त भी जल गया था। शहरियर को सामने देखकर कुछ पल के लिए तो सोनिया घबराई थी। शहरियर ने हुरिया को पकड़ा, मगर वो दर्द को मजीद बर्दाश्त ना कर पाई और होश व हवास से बेगाना हो गई। हुरिया, हुरिया। शहरियर की धाड़ से सारे मुलाजिमीन तो किया, हवेली के मकीन भी इकट्ठे हो गए। वो फ़ौरा उसे बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ भागा था। चची और लाइबा ने भी शहरियर की सुर्ख आंखों को देखा। इन्हें किसी अनहोनी के खौफ ने डराया था। वो कमरे में आया, इसे बेड पर लेटाकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और इसकी कलाई पर मेडिसिन लगाई। इतना शक्कर था कि इसके पास बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई थीं।
वरना जले हुई बॉडी पर ऑइंटमेंट लगाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता। हुरिया की कलाई को नरमी से किशन पर रखकर वो कमरे से बाहर निकला और नचिए हाल में आया जहां सोनिया मज़े से बैठी एलईडी देख रही थी। एक ही जसद में इस तक पहुंचकर शहरीर ने इस कलाई से पकड़कर खड़ा किया और दूसरे ही पल इसका हाथ उठा और सोनिया के चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि सोनिया को अपना गाल फटता वो महसूस हुआ। खून का जायका मुंह में घुल गया। आग थी या कोई नेज़ा जिसने गाल को सुन कर दिया। और थप्पड़ की गूंज सारे हाल में गूंजी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को तकलीफ देने की। वो बोला नहीं था, चीखा था। लाइबा और चची की जबान तो तालों से चपक गई। शहरियर ने सोनिया कलाई को मुट्ठी में इतनी जोर से दबोचा जैसे इसका हाथ तोड़ देगा। फिर उसे खींचता हुआ किचन में लेकर गया। सोनिया के चेहरे पर खौफ नमूदार हुआ। छोड़ी, मुझे छोड़ी। वो तो तड़पती हुई खुद को आज़ाद करवाने लगी। मगर शहरियर आज रहम खाने के मूड में नहीं था। उसने भी उसी तरह सोनिया की कलाई को जला दिया जैसे उसने हुरिया की कलाई को जलाया था। सोनिया भी उसी तरह अब चीख रही थी, आह! मगर शहरियर को कोई फर्क ना पड़ा। चची और लाइबा भागती हुई किचन में आई। ये जख्म तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि शहरियर सुल्तान सिर्फ हुरिया शहरियर का है। आइंदा मेरी बीवी को कोई तकलीफ देने से पहले अपना अंजाम याद रखना। नफरत और हिकारत से कहते वो वहां रुका नहीं और किचन से निकल गया। लाइबा को जिंदगी में पहली बार शहरियर से खौफ महसूस हुआ तो वहीं चची को भी सूंघ गया। सोनिया तड़पती हुई दर्द से चीख रही थी। जो दूसरों पर रहम नहीं करते उन पर भी रहम नहीं किया जाता। एक बार फिर हवेली के लाउंज में अदालत लग चुकी थी। मगर आज शहरियर बहुत बरहम था। मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरी बीवी पर जुल्म करते हैं और आप कहते हैं मैं इससे माफ़ी मांगूं। वो दादा की तरफ देखकर गुस्से से गिरजा। दादा ने भी कुछ गुस्से से सोनिया को देखा जिसके रोने का शुगल जारी था। तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? इन्होंने कुछ गुस्से से सोनिया को डांटा। सोनिया ने भी गुस्से से अपना चेहरा उठाकर एक नज़र दादा को देखा और एक नज़र शहरियर को। जब बचपन से मैं इनकी मंगेतर हूं तो फिर कैसे किसी और को वो मकाम दे दिया जो मेरा था। वो भी दबे गुस्से से चलाई। शहरियर का गुस्सा आज किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। इसकी आंखों के सामने तो बस बार बार हुरिया की वो जली हुई कलाई आ रही थी और इसका तकलीफ से चीखना रोना आ रहा था। वो अब तक कमरे में बेहोश पड़ी थी। एक बात उसे साफ साफ समझा दी दादा जान, ना मैंने कभी उसे अपनी मंगेतर समझा, ना कभी समझूंगा, ना उससे कभी कोई रिश्ता बनाऊंगा। उसकी शादी करें और उसे इस हवेली से चलता करें, वरना मैं बता रहा हूं अपनी बीवी को लेकर शहर चला जाऊंगा। भूले मत, वहाँ भी मेरा घर है। फिर संभाल लीजिएगा इस गांव को भी और अपनी सरदारी को भी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई पोता इस काबिल है कि वो आपकी सरदारी संभाल सके और इस गांव की गद्दी को भी। अगर चाहते हैं कि मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूं तो मेरी बीवी को कबूल करें, यही सब के लिए बेहतर है। मैं रोज़ रोज़ की बहस से तंग आ गया हूँ। वो हत्ता इम्कान अपने लहजे को नॉर्मल रखते दादा जान की सांसों को रोकता ऊपर चला गया। और वो जहाँ बैठे थे वहीं के वहीं रह गए। वो जानते थे शहरियर के बना तो वो बेजान हैं। शहरियर की सूरत में इन्हीं वो इस गांव का मुस्तकबिल नजर आता था। एक पोता वैसे ही मर गया था और वलीद इस काबिल नहीं था कि इसे गांव की सरदारी संभालने दी जाती। वो तो बस मौज मस्ती करने वाला बेज़रर सा इंसान था। इसे जिम्मेदारी की समझ बूझ नहीं थी। इन्होंने निहायत गुस्से भरी नज़र सोनिया पर डाली, फिर एक नज़र अपनी बहू पर डाली। इसका अच्छा रिश्ता तलाश करो और उसकी शादी करवा कर यहाँ से चलता करो।
ये मेरी सारी उम्र की रियाजत को ज़ाया करेगी। गुस्से से कहते उठे और अपने कमरे में गायब हो गए। पीछे सोनिया को सब कुछ अपने हाथ से जाता है महसूस हुआ। वो कमरे में आया तो हुरिया को होश आ गया था। वो बेड पर नींदराज अपनी सुर्ख होती आंखों के साथ अपने हाथ पर फूंक मार रही थी, साथ वक्फे वक्फे से आंसू भी जारी थे। शहरियर की दिल पर आड़ी चल पड़ी। किसी ने दिल मुट्ठी में दबोचा कि संसाना रुक गया। इसके पास बेड पर आकर बैठा। वो नाराजगी से रुख फेर गई। जिस्म में शदीद तकलीफ हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसका सारा जिस्म तक जल गया हो। इसका नाराजगी से मुंह फेरना शहरियर के दिल में दूधारी तलवार की तरह चला था। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की नमी को काबू किया। बीवी, आप ठीक हैं? क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? नरमी से पूछा, मगर वो अपने आंसू दूसरे हाथ से साफ करती खामोश रही, जिसका साफ मतलब था कि वो इससे नाराज है। शहरियर जानता था इसका नाराज होना बनता भी था। वो जो इससे इतने वादे किए थे कि वो उसकी हिफाजत करेगा, सब धरा के धरा रह गए। इसका हाथ कितनी बुरी तरह से जल गया था। और इसकी ये कुछ पल की नाराजगी ही शहरियर की जान को आ रही थी। वो इसके मजीद नज़दीक हुआ, नरमी से इसकी वो कलाई अपने हाथ में पकड़ी और इस पर फूंक मारने लगा। हुरिया ने अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर शहरियर ने इसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। इसके रोने में मजीद रवानी आ गई। वो बेआवाज़ अंसौ बहा रही थी। एम सूरी। इसकी आंखों से निकलती नमी देखकर शहरियर को अपना दिल रुकता महसूस हो रहा था, इसलिए फौरा वो कमज़ोर पड़ता माफ़ी मांगने लगा। उसकी आवाज़ भी नम हुई। दूसरी तरफ वो जैसे बेबस हुई थी। अपनी कलाई आज़ाद करवाते इसके मुज़ाहमत करते हाथ रुक गए। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे आपकी हिफाजत करनी चाहिए थी। वो शर्मिंदगी से इसके दोनों हाथ नरमी से अपने हाथ में पकड़े, जैसे अपने हर एक गुनाह का इतिराफ़ कर रहा था। अगर वो सारी दुनिया में किसी के सामने कमज़ोर पड़ता तो शायद ये वही लड़की थी। बहुत मुश्किल से हुरिया ने कुछ बोलने के लिए अपने लब खोले। मुझे बहुत दर्द हुई, आप मेरे पास नहीं थे। अपने दिल के दर्द को दबाती वो तकलीफ में तड़पती हुई बोली कि शहरियर ने अजियत से आंखें मींची। बहुत मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया, फिर अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। आखिर ऐसा किया था इस 18 साला लड़की में कि वो खुद को रोक नहीं पाता था उसकी तरफ माइल होने से। ऐसा लगता था कि इस पे जादू कर रही है और वो जादू के सेहर में बंधा जा रहा है। इतनी खूबसूरती, नज़ाकत और मासूमियत उसने जिंदगी में पहली बार एक साथ देखी थी। रोने से इसके गाल और नाक गुलाबी हो गए, आंखें लाल हो गई थीं। शहरियर सारे जब्त खोता आगे बढ़ा और नरमी से इसके माथे से अपने होंठ मस किए। एम सूरी। सरगोशी नुमा आवाज में दो लफ्ज कहते उसने हुरिया को साकत कर दिया। वो पत्थर ही तो हो गई थी। उनके निकाह को शायद 1 माह हो चुका था, मगर ये पहली बार था जो शहरियर ने उसे इतना खास एहसास महसूस करवाया। इसे समझ नहीं आ रही थी इसके साथ क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रही थी कि दिल में ज़्यादा दर्द उठ रहा है या हाथ की कलाई में उसे बहुत सा रोना आ रहा था। फिर वो वाकई अपना चेहरा बाजू में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। और शहरियर को समझ ना आई वो अपने हाथ के दर्द की वजह से रो रही थी या शहरियर ने अभी जो हरकत की वजह से। इसे रोता देखकर वो मजीद परेशान हो गया। बीवी, आई एम सॉरी। आपको अच्छा नहीं लगा? आइंदा में ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप प्लीज़ रोएं मत, मेरे दिल में दर्द उठ रही है। उसका बाजू चेहरे से हटाकर आंसू साफ करते हुए वो अपनी हालत बताता बेबसी का शिकार हुआ। हुरिया के बहते आंसू थम गए। वो नफ़ी में सर हिलाती कुछ आगे खिसकी और इसके सीने में छपने की कोशिश करती दोबारा रोने लगी। मुझे बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। वो जैसे अपनी हालत और कैफियत से बहुत ज़्यादा परेशान और अनजान थी। शहरियर को समझ ना आई ये हो क्या रहा है।
नरमी से उसे अपने सीने में भैंचकर उसे अपने होने का एहसास दिलाए, इसके बालों पर लब रखे। वो नहीं जानता था ये निकाह के दो बोल का असर था, मलकियत का हक था, या फिर मोहब्बत की तासीर थी कि वो इस लड़की से दूर होने का सोच भी नहीं सकता था। और बेखुद होता उसे अपने सीने में छुपा रहा था। हाँ, अब वो इसकी महरम थी, मगर फिर भी कोई ऐसा अनदेखा सा सहर था जिसके ज़ेर असर शहरीर की अकल मफलूज हो रही थी। अच्छा, आप रोए मत। नरमी से उसका गाल थपथपाकर शहरीर ने उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। वो भी अपनी हालत पर कुछ काबू पाने की कोशिश करने लगी। शहर चलते ही वहाँ कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन हवेली से दूर चलते ही। शहरीर ने इसके कान में सरगोशी की। इतना तो वो समझ गया था कि जब तक हुरिया इस हवेली में रहेगी वो पुरसुकून नहीं रह सकेगी, ना वो खलकर सांस ले सकेगी। जब तक सोनिया इसके सामने रहेगी उसे कोई ना कोई तकलीफ देती रहेगी। चची और लाइबा ने दोबारा इस मौजू पर कोई बात नहीं की थी। जब से शहरीर ने इन्हीं सईद सुल्तान के कारनामों के बारे में बताया था तब से वो दोनों खामोश हो गई, जैसे वो दोनों पहले से जानती थीं कि सईद कितना घटिया है। शायद उनका आर्जी गुस्सा था जो हुरिया पर निकला था, जो भी था, मगर अब ना वो हुरिया के सामने आती थी ना उसे कुछ कहती थी। मगर सोनिया को अब तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, ना उसे कोई अकल आई थी। इसलिए शहरीर नहीं चाहता था कि दोबारा सोनिया उसे कोई तकलीफ दे। वो 24 घंटे हुरिया की हिफाजत के लिए उसके पास तो नहीं रह सकता था, ना कभी कहीं ना कहीं से अपने काम पर भी तो जाना पड़ेगा इसे। हुरिया को आज़ाद ख्याल बनाना था, इसे मजबूत बनाना था, ना कि उसे अपने हिसार में छुपाकर इस दुनिया को फीस करने की ताकत नहीं छीननी थी। वो चाहता था हुरिया मजबूत बने, और सबसे पहले उसे आज़ाद माहौल देना होगा ताकि वो अपनी मर्जी से चल फिर सके। जब वो खली फिजा में सांस लेगी, अपनी मर्जी से सब कुछ देखेगी, करेगी, सीखेगी, तो ही इसके अंदर कुछ ताकत आएगी, इस जालिम दुनिया से लड़ने की ताकत जो कि इस हवेली में रहते हुए नामुमकिन था। ये हवेली तो उसके लिए किसी कैदखाने से कम नहीं थी। हुरिया ने बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। किया सच में? शहरीर को लगा इसकी आंखें मुस्कुराई थीं। इसने सर को हमी जुम्बिश दी। बिल्कुल, वह मेरा घर है, अम्मा ही वहाँ, और मेरे बहन भाई भी, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। शहरीर नरमी से मुस्कुराया, क्योंकि हुरिया भी मुस्कुराई थी। एक शर्त है, वो खुशी से चहकी थी। शहरीर हैरान हवा कि वो सब कुछ भूलकर खुश हो गई थी। आपकी हर शर्त पूरी होगी। वो इसके मामले में बेबस हो रहा था। बना शर्त जाने उसने हाँ कर दी। हुरिया के दिल में इसके लिए मान मजीद बढ़ गया। मैं जीनी से भी मिलने जाऊंगी। इसके मुंह से अनजान नाम सुनकर शहरीर हैरान हुआ। वो कौन है? और हुरिया ने अपने सर पर हाथ मारकर अपनी अकल पर मातम किया। ओह सूरी, इसके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। वो ज़ैनब है, मेरी बचपन की दोस्त। हम स्कूल और कॉलेज साथ पढ़े हैं, हमारे घर भी साथ साथ हैं। आपको पता है वो बहुत अच्छी है, मेरी बहन जैसी। मैं इससे मिलने जाऊंगी। आप मुझे मलवाना लेकर जाएंगे ना? किसी खास एहसास के तहत उसने शहरीर की आंखों में झांक कर जैसे मान से सवाल पूछा। शहरीर ने इसका हाथ पकड़ा, अपने चेहरे के पास लाकर नरमी से लबों से लगाया। बिल्कुल, आपकी बहन तो मतलब मेरी बहन। अब आप शहरीर सुल्तान की बीवी हैं। आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, बस ये हमेशा याद रखिएगा। मैं खुद आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। नरमी से इसके बालकान के पीछे अड़सते हुए शहरीर ने उसे अनमोल होने का रुतबा दिया। और हुरिया का दिल अलग ही दिरले पर धड़का था।
इसे समझ ना आई कोई इतना खूबसूरत और खूबसीरत एक साथ कैसे हो सकता है। वो कितने ही खा बस इसके खूबसूरत और वजीहा चेहरे को देखती रह गई। अपने चेहरे पर मुसलसल हुरिया की नज़रें महसूस करते शहरीर मुस्कुराया, फिर इसके कान के पास सरगोशी की। ऐसे मत देखी बीवी, आपको मोहब्बत हो जाएगी। अपनी गाल को इसकी गाल से हल्का सा सुहलाते वो इससे दूर हुआ। हुरिया जो इसकी सरगोशी सुनकर साकत हो गई थी, अपनी गाल पर बैरड की जलन महसूस होने से भी होश में ना आ सकी। बेयकीनी से उसने शहरीर की आंखों में देखा, जिसकी आंखें और होंठ दोनों मुस्कुरा रहे थे। हुरिया का दिल पहली बार बहुत बुरी तरह से झरका। इसे लग शायद दिल ही आज पहली बार झरका है। वो दोबारा इसके चेहरे के पास हवा, उस बार पूरे हक से इसकी पेशानी पर अपने लब रखते मोहब्बत की मेहर लगाई। ये शहरियर सुल्तान सिर्फ आपका है बीवी। हुरिया को अपने दूसरे कान में एक और सरगोशी सुनाई दी। बेयकीनी ही बेयकीनी थी जो चारों सौ इसके ओर फैल गई। चले आप यहाँ सुकून से बैठे, मैं पैकिंग करता हूँ। हम आज ही शहर के लिए निकल जाएंगे। आपके हाथ में अभी दर्द है, कोई काम नहीं करना, समझ गई ना। नरमी इसे समझाते हुए वो बेड से उठ गया, मगर हुरिया अभी तक साकत बैठी उसी जगह को देख रही थी जहाँ वो बैठा हुआ था। काफी देर बाद जाकर इसका सकता टूटा था, और जब सकता टूटा तो वो मुस्कुराई थी। जिंदगी में पहली बार वो इतनी खूबसूरती से मुस्कुराई थी। उसके साथ सारा कमरा भी मुस्कुरा उठा। इसे ऐसा लगा जैसे इसके आसपास जुगनू ही जुगनू हूँ जिन्होंने इस कमरे को रोशन कर दिया हो अपनी खूबसूरत रोशनी से। इसने कभी किसी मर्द को 2 घड़ी से ज्यादा गौर से देखा नहीं था, मगर शहरियर सुल्तान वाहिद ऐसा इंसान था जिसे वो घंटों पलक झपके बना ही देखती रह सकती थी। वो रात होने से पहले ही शहर आ गए थे। दादा जान ने उनके जाने की वजह दरियाफ्त की तो शहरियर ने टिका सा जवाब दिया, इस हवेली में मेरी बीवी पर जुल्म हो रहा है। वो यहाँ खलकर सांस नहीं ले सकती, इसलिए मैं कुछ दिन उसे इस टेंशन ज़दा माहौल से दूर रखना चाहता हूँ। वैसे भी जब तक सोनिया यहाँ है मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। इसके बाद दादा की हिम्मत ना हुई कि वो शहरियर को रोकता। ये बंगला हवेली से तो काफ़ी छोटा था, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत और बड़ा था। गाड़ी पोर्च में पार्क करते वो हुरिया का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में ही इसे अपनी माँ और बहन बैठी नजर आईं। नम्रा इसे देखकर तो जैसे खल उठी। भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो खुशी से इसके गले लगती बताने लगी। जहाँ शहरियर मुस्कुराया वहीं हुरिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभरी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वो मुस्कुरा कर इसका गाल थपथपा कर आगे बढ़ा। हुरिया भी इसके साथ आगे बढ़ी। अम्मा भी उठकर अपने लखत जिगर के गले लगी। इसका माथा चूमने के बाद उनकी नज़र शहरियर के साथ खड़ी इस छोटी सी लड़की पर गई। तू ये मेरी बहू है? इन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। शहरियर ने इस बात में सर हिलाया। वाह बेटा, ये तो हेरा है। वो खल कर मुस्कुराई थीं, फिर अपनी बाहें फैलाईं। मैं शहरियर की मुँह हूँ तो आज से तुम्हारी भी मुँह हुई। हुरिया ने बेयकीनी और साकत निगाहों से इन्हें देखा, और एक नज़र शहरियर को जो हमें सर को झुंबिश दे रहा था। उसने सारी जिंदगी मुँह का लमस महसूस नहीं किया। इसके एहसासात अजीब हुए। वो नम आँखों से इन्हें देखती कुछ झिझकते हुए आगे बढ़ी और उनकी आगोश में आ समाई। इसे बेसाख्ता अपना हवेली का पहला दिन याद आया। कितना फ़र्क था हवेली में और यहाँ के बंगले में। वहाँ इसका इस्तकबाल थप्पड़ से किया गया था और यहाँ उसे एक मुँह मिल गई थी जो उसे गले लगाकर अब प्यार कर रही थी। किया किस्मत बदलना असकू कहते हैं। इन्होंने हुरिया के माथे पर लब रखे। हुरिया ने पहली बार इस एहसास को महसूस किया तो जलते दिल को करार मिला था। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे इतनी खूबसूरत बहू मिली है। उनकी बात पर शहरियर के लब मुस्कुराहट में जले। हाँ अम्मा ठीक कह रही हैं। वाकई भाई, आपकी तो लॉटरी निकल आई, इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। ज़रूर कोई नेकी काम आई होगी।
नम्रा हुरिया के गाल को प्यार से छूती शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाए शहरियर को तंग कर रही थी। भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूँ, लेकिन फिक्र नहीं करनी, मैं कोई रिवायती या जालिम ननद का रोल प्ले नहीं करूँगी। हम तो दोस्तें बनकर रहेंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत भाभी मिलने पर मैं तो अपनी सारी दोस्तों को जलाना वाली हूँ। यकीनन नम्रा चुलबुली और नरम तबीयत की मालिक थी, इसीलिए फ़ौरा हुरिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर चुकी थी। वैसे तो वो हुरिया से बड़ी थी, मगर रिश्ते की मरूद के हिसाब से वो हुरिया को आप ही कह रही थी। शहरियर बस इसे घूर कर रह गया। मेरी बीवी तमधारी दोस्तों को जलाने का कोई हथियार नहीं है, खबरदार ऐसी कोई ऊट-पटांग हरकत की। इसने फ़ौरा हुरिया को अपने हिसार में लेते नम्रा को घोरी से नवाजा, जो बस शरारत से मुस्कुरा रही थी। अम्मू, किसी नेकी का तो पता नहीं, मगर आपके बेटे का बख़त बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने मुझे उसी औरत से नवाजा जिससे मुझे मोहब्बत हुई। ये खूबसूरत ना भी होती तो भी शहरियर सुल्तान इस पर अपनी सारी दुनिया लिटा सकता था। वो अपनी मुँह को देखकर अपने दिल की तर्जुमानी कर रहा था, और वो मुँह अंदर तक पुरसुकून हो गई। दिल से उन दोनों के एक साथ रहने की दुआ की, मगर कुछ दुआएं कबूलियत का दर्जा तय नहीं कर पातीं। कुछ ही देर में हुरिया और नम्रा एक साथ बैठी बातें कर रही थीं, और वो मुँह बेटा उन दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अम्मू, वली कहाँ है? इसे अचानक याद आया, वलीद कहीं नजर नहीं आया। वो उसे प्यार से वली कहते थे। वो अपने दोस्तों के साथ नारान कागान घूमने गया है, कुछ दिन के लिए। तुम्हें पता तो है उसे कितना शौक है outing का, तो मैंने भेज दिया। लेकिन अगर तुम एक फ़ोन कॉल करोगे तो देखना कैसे भागा आएगा। अम्मू की बात पर वो मुस्कुरा दिया, मगर कहा कुछ नहीं। इसका फ़िलहाल वलीद का ट्रिप बर्बाद करने का कोई इरादा ना था, क्योंकि उन दोनों को तो पता ही नहीं था कि उनका होनहार सपूत कौन कौन से कारनामे कर रहा है। कुछ ही दिनों में हुरिया जिंदगी जीने लगी थी। शहर आना तो जैसे इसकी सेहत पर मुस्बत असरअंदाज हुआ था। वो हर वक्त मुस्कुराती नजर आती। अम्मा और नम्रा के साथ वो चंद ही दिनों में अटैच हो गई थी। इसके अलावा वो ज़ैनब के घर भी गई थी, मगर उसे पता चला कि उनके घर ताला लगा था। आस पड़ोस से पता चला कि इसके बाबा का कहीं और ट्रांसफर हो गया, इसलिए वो लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए। हुरिया को बहुत दुख हुआ था। इसकी एक ही तो दोस्त थी। वो घर वापस आकर कितनी ही देर उदास रही कि अब वो कभी ज़ैनब से मिल नहीं पाएगी। इसे तो ये टेंशन लग गई थी। शहरियर ने भी इसकी उदासी नोट की थी, इसलिए उसे बहलाने के लिए शापक पर ले गया, और वाकई इसका मूड बेहतर हो गया था। ये रात का वक्त था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हुरिया बेड पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस सोना चाहती हो, क्योंकि इसकी नींद से बंद होती आंखों से ही शहरियर अंदाज़ा लगा चुका था। हमेशा की तरह आज भी उसने दरमियान में तकियों की दीवार बना रखी थी। शहरियर बेड पर आकर अपनी साइड बैठा। हुरिया ने भी उसे देख लिया था, मगर वो अभी तक ज़ैनब में अटकी थी। शहरियर ने एक एक करके वो सारे तकिए पीछे कर दिए और वो आरजी बनाई हुरिया की दीवार तोड़ चुका था। हुरिया चौंक ख्यालों से बाहर निकली, और भी यकीनी से शहरियर का ये अमल देखा, जो अब बलीकंठ खोलकर अपने ऊपर लेता हुरिया के कुछ करीब होकर बेड कराउन से टेक लगाए बैठ गया था। ये किया आपने? इसने कुछ सदमे से पूछा। शहरियर के चेहरे पर काफ़ी संजीदगी थी। आज के बाद हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, ओके? इसने नरमी से हुरिया को समझाता अपने हिसार में लिया और बेड पर नींद दराज हुआ। हुरिया की आंखें नींद से बंद हो रही थीं। इसने अपना सर शहरियर के कंधे से हटाकर तकिए पर रखना चाहा, मगर वो इसकी ये कोशिश नाकाम कर गया। मेरे पास रहीं, मुझे सुकून महसूस होता है। आप शहरियर सुल्तान का सुकून हैं बीवी। नरमी से इसके बालों को कान के पीछे करते शहरियर ने उसकी तरफ कर उठ ली। इसका सर अब तक शहरियर के बाजू पर था।
वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। बहुत मुश्किल से अपनी हालत काबू करती वो सोने के लिए आँखें बंद कर गई। इसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए जल्दी खुनूद तारी हो गई। इसे नींद में जाने से पहले शहरियर की सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हो रही थीं। उसने बहुत मुश्किल से अपनी नींद से बंद होती आँखें खोलीं। शहरियर इसके चेहरे को बहुत करीब से देख रहा था। हुरिया की आँखें बंद होने लगीं। वो नीम हुनूदगी में जा रही थी। आखिरी चीज़ जो उसे सोने से पहले याद थी वो शहरियर के लबों का लमस था जो वो इसके चेहरे के एक एक नक्श पर रखता। अपने लमस से इसे मुतर कर रहा था। फिर वो इसके कान के पीछे बाल करता इसकी गर्दन से भी बाल हटा रहा था। और फिर इसके बाल सहला रहा था। इसके बालों में शहरियर की उंगलियां चल रही थीं। इसके बाद किया हुआ उसे कुछ याद नहीं, वो गहरी नींद में उतर गई। इसके सोने के बाद शहरियर बस इसका चेहरा देख रहा था। वो बस उसे अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता था और आज बहुत हिम्मत करते वो अपनी ख्वाहिश पर अमल कर पाया था। वो इसके सीने और कंधे से लगे सो रही थी। पता नहीं क्यों मगर शहरियर का दिल अजीब अजीब फरमाइशें करने लगा था। इसे लगता था कि हुरिया के बिना उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल सकता। वो आज पहली बार इसके इतने करीब कंधे पर सर रखे सो रही थी कि शहरियर को इतना सुकून आया कि शायद पहले कभी सारी जिंदगी ना आया हो। उसके दिल की दुनिया की मुकम्मल काबिज थी वो। जलते दिल पर ठंडक की फूर बरस पड़ी थी। ये सब सोचते हुए वो भी नींद में उतर गया। अगली सुबह तक वो इसके हिसार में ही पुरसुकून होकर सोती रही थी। जारी है।